नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपके बीच का जाना पहचाना पुराना ब्लॉगर। आप सबको दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की अनेकों अनेक बधाइयां देने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं एक शख्स को जानता हूं 1974 से। मैं तब 17 साल का था जी हाँ। और 18वां साल लगते लगते मेरा उस शख्स से परिचय हो गया था, क्योंकि उस वक्त हम डीबीएस कॉलेज देहरादून में साइंस के ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे और हमारी यूनिवर्सिटी उस वक्त मेरठ होती थी, यानी हमारा मेरठ कनेक्शन वहाँ से बना। और अपने यूनिवर्सिटी के काम के लिए छात्र नेता होने के नाते बार बार हमको वहाँ जाना पड़ता था। वहीं हमारी उस वक्त के अध्यक्ष, जो छात्र संघ मेरठ के अध्यक्ष थे, मेरठ कॉलेज के, बहुत बड़ा कॉलेज है मेरठ का, आसपास के कई जिलों को प्रभावित करता था, वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, जो छात्र संघ के हॉस्टल में अध्यक्ष के रूप में रहते रहते 1973 के आम चुनाव में लोकदल के टिकट पर एमएलए भी जीत गए थे। शहर मेरठ से एमएलए का चुनाव भी जीत गए थे। उनका नाम है सत्यपाल मलिक। जी हाँ, सत्यपाल मलिक मेरे उस जमाने के ही मेरे मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और उन्होंने बार बार जो इतिहास को बदला है उसी की पुनरावृत्ति की झलक मैं फिर से देख पा रहा हूं। इसलिए आज आपके बीच में मुखतिब हूं। मैं आपको ये बता दूं कि 101 एमएलए एक बार बीएलडी, जिसका नाम बीएलडी था, भारतीय लोकदल, उसके थे, चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में। उसके ये मशहूर, ये उसके कुछ पदाधिकारी थे विधानसभा में, और हम इनको मिलने के लिए, मेरठ में तो हम मिला करते थे, लेकिन इनको मिलने के लिए हम जब लखनऊ गए तो हमने पहली बार किसी युवा नेता के यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हमने देखी थी, किसी विपक्ष के नेता के यहाँ। लाइन लगी हुई थी लोगों की, आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और उस दिन इन्होंने कहा, अच्छा आप लोग यहीं हो, तो तुरंत अपने एक पीए से कहा कि इनका पास भी बनवा दो। मैं था, मेरे बड़े भाई उस वक्त के छात्र संघ डीबीएस कॉलेज के अध्यक्ष विनोद चंदोला भी थे, विनोद बड़थवाल भी थे। हम सब लोग लखनऊ इनके पास गए, तो इन्होंने हमारा तुरंत विधानसभा का पास भी बनवाया। और वहां विधानसभा में उस दिन एक कट मोशन था। सतपाल मलिक जी, आपको भी स्मृतियों में ले जाता हूं पुरानी। एक कट मोशन था विधानसभा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। कट मोशन किस पर था? चर्चा चल रही थी, और इन्होंने, सतपाल मलिक जी ने एक बहुत प्रभावशाली चर्चा वहां पर रखी थी, जिसमें इन्होंने शराब की बिक्री और शराबबंदी, इन दोनों को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बड़ी प्रभावशाली चर्चा वहां पर की थी। उसको, जो संसदीय भाषा है, उसको कट मोशन बोलते हैं। कटौती प्रस्ताव संभवतः आज का जो जिसको हम बोलते हैं वो रहा होगा। एक ही विभाग, एक ही सरकार के दो विभाग होते हैं। एक कहती है अधिक से अधिक रेवेन्यू पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा शराब बेचो, और दूसरा विभाग उसी सरकार का कहता है मद्य निषेध, शराब पीना खराब है, शराब पीने से ये बीमारियां होती है, शराब एक सामाजिक कुरीति है। तो उस पर कटाक्ष था। और इन्होंने विधानसभा में जिस वक्त एक पोस्टर खोला, वो कैलेंडर था एक मशहूर शराब कंपनी का, और उस कैलेंडर में शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक अर्धनग्न युवती का फोटोग्राफ छपा हुआ था। तो सरकार की दोहरी दोगुनी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए सत्यपाल मलिक जी ने विधानसभा के अंदर वो एक कैलेंडर खोल दिया और कहा कि ये इस तरह आप शराबबंदी करोगे। मुझे याद है वो सत्यपाल मलिक जी, जिनको मैंने 1974-75 में विधानसभा के अंदर गरजते हुए देखा था, आज भी उनके सीने की अंदर की आग बुझी नहीं है। इस संदर्भ इसलिए आया कि इन्होंने पिछले एक महीने से, ऐसे लगता है जैसे सत्य बोलने का व्रत ठान लिया हो। कितने संवेदनशील मुद्दे उन पर वो लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने पहला खुलासा किया कि जम्मू और कश्मीर में जब वो राज्यपाल थे, मोदी जी के चहेते, मोदी जी ने
उनको चुन के बिल्कुल पूरी एक भीड़ में से कितने लोगों ने कंपटीशन किया था कि वो कितने पुराने रिटायर्ड जनरल ऐसी ऐसी अशोभनीय भाषाएं टीवी पर बोल रहे थे सिर्फ इसलिए कि JNK का गवर्नर बन जाए इस लालच में। मगर उनमें योग्यता थी और उस पूरी भीड़ में से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने गृह मंत्री, उन्होंने इनको चुना। और भारतीय जनता पार्टी का जो वो सारा एक ऊपर थिंक टैंक है जो कश्मीर के ऊपर बहुत ही प्रबल रूप से अब कहीं आक्रामक रूप से आगे आकर के कुछ कार्रवाई करना चाहता था, उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को चुना। तो उन सत्यपाल मलिक जी ने, जिनको बाद में हटा भी दिया गया वहां से, वो शायद सूट नहीं कर रहे मोदी जी को, तो उन्होंने जो खुलासा पिछले दिनों किया था कि मेरे पास 2 फाइलें वहां आई जिनमें 150 करोड़ रुपए भी साथ में मिल रहे थे। एक फाइल उन्होंने बताया कि वो तो अंबानी जी की थी और एक फाइल उन्होंने बताया कि RSS के एक बड़े नेता की थी। अब हमें नहीं पता उनका इशारा किसकी तरफ था, लेकिन RSS के वो जो बड़े नेता है ना, जिनको हम जानते हैं और जिन पर हमने दबी जुबान से जिनके ऊपर आरोप भी सुने, उनका नाम है राम माधव, संघ के राम माधव। उन्होंने कहा एक संघ के बड़े, अब हमें नहीं पता वो माधव जी के खिलाफ थी फाइल या किसके खिलाफ थी। तो ये फाइल को उसी हिसाब से जैसा वो चाहते हैं वैसा बदलने के लिए, रोकने के लिए, कार्रवाई के लिए 150 करोड़ रुपए भी साथ में थे। ये सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया था। तो उस दिन से ही उनके अंदर का जो सच है, जो सत्ता के लालच में कहीं दब नहीं पाया, वो बाहर आना शुरू हो गया था। उसके बाद वो लगातार खुलासे कर रहे हैं और वो स्वयं एक किसान परिवार से हैं और एक वक्त पे चौधरी चरण सिंह के बहुत चहेते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरे बाद अगर कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा तो मैं इसको सत्यपाल मलिक को अपना दत्तक पुत्र घोषित करता हूँ, ये होगा। मगर फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी और उस वक्त की जनसंघ, लोकदल, 4-5 सोशलिस्ट पार्टी, इन सब ने मिलकर के जो एक जनता पार्टी बनाई थी ना, 77 में भी इन्होंने यही किया था। 1977 में मैं गवाह हूं उसका। 77 में भी 2 लोग थे जो हवा के विपरीत खड़े हुए थे। वो थे हमारे यहाँ के ब्रह्मदत्त जी और सत्यपाल मलिक जी। ब्रह्मदत्त जी ने किताब लिखी द 5-हेडेड मॉन्स्टर, वो MLC थे लोकदल के, और लोकदल का मुखपत्र चौधरी चरण सिंह का जो विचारों को जनता के बीच फैलाने वाला एक अखबार था, उसका नाम था नव क्रांति। ब्रह्मदत्त जी उसके संपादक थे। मैं उस वक्त भी ब्रह्मदत्त जी को मिला हूँ रॉयल होटल, विधानसभा के ठीक सामने वाला, वहां उनको मिला हूँ वहां। तो इन दोनों शख्स ने, इनके साथ 2-4 लोग और भी थे, लेकिन ये मुख्य रूप से ये 2, इन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी जो जनता पार्टी बनी थी 77 में, उसको छोड़कर कांग्रेस में आए थे। तो धारा के विपरीत चलना, इतनी हिम्मत सत्यपाल मलिक में हमेशा रही है। उसके बाद सत्यपाल मलिक जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ 1989 में जो विद्रोह किया कांग्रेस पार्टी से और अलग जनता दल बनाई, तो उसमें भी ये प्रमुख लोगों में से थे। यानी वहां भी पहले जनता पार्टी रिटन ऑन द वॉल्स था कि ये सरकार बनाने वाली है। उसके बाद 89 में राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनके साथ वित्त मंत्री VP सिंह थे। तो जब VP सिंह ने बोफोर्स कांड को लेकर के एक खुलासे करने शुरू किए, हालांकि वो बाद में गलत सिद्ध हुई, लेकिन उस वक्त तो ऐसा ही लगा था कि जो ये चीजें आ रही हैं ये सच है। तो वहां भी प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े होने का साहस सत्यपाल मलिक जी ने दिखाया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह के पहले चंद 5-7 लोगों में उनकी गिनती होती थी। और आज भी जब लोग ऐसा कहते हैं, जब लोग ऐसा दावा करते हैं कि अभी कई दशक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, वहां जिस मेघालय के वर्तमान गवर्नर ने जो कल खुलासे किए हैं, मैं उन खुलासों पर अपनी राय रखना चाहता हूं। वो राय यह है कि पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बेखरबार कर दिया है मोदी सरकार ने एक तरह से। जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं
वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और तो तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में। एक तरफ बड़ी खुली मांग है कि ये काले कानून रद्द किए जाए, जिनको किसान काला कानून कहते हैं, और मोदी जी और उनकी पूरी टीम उसको गेम चेंजर कहती है। तो ये एक द्वंद्व सरेआम आगे पीछे चल रहा है। तो सरकार का अंग होते हुए जिस व्यक्ति में इतना साहस है, उसका नाम है सत्यपाल मलिक, वर्तमान गवर्नर मेघालय। कल जो उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा किसान अभी तक मर चुके हैं, एक कुतिया भी मरती है, तो सरकार की तरफ से संवेदना क्या एक 2 शब्द जाते हैं। इन 600 किसानों की मृत्यु पर एक शब्द नहीं कहा गया। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। किसानों की आवाज सुननी चाहिए। और जो अंत में उन्होंने कहा कल, उसके पीछे बहुत गहरे निहितार्थ छुपे हुए हैं। कल का उनका आखिरी जो वाक्य है जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं कुछ 2-3 लोगों की इच्छा से गवर्नर बना था और किसानों की उपेक्षा पर कभी चुप नहीं बैठूंगा, जमकर बोलूंगा, जरूरत पड़ी तो उनके बीच बैठ करके आंदोलन भी करूंगा, उनके बीच बैठ के धरना भी करूंगा, जब कहोगे 1 मिनट नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। तो ऐसी चुनौती देने वाला मोदी जी को तो पसंद नहीं है, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में अब बचा नहीं है। मैंने सुबह लिखा था कि 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी के अंदर जो एक राजनीति का क्या बोलते हैं डिस्टॉर्शन जो आ गया था ना, वो आज मोदी जी में आ चुका है। आज वो अपना विरोध सुनना नहीं चाहते। अब ये जयराम ठाकुर जी ने सिर्फ 4 सीटों की हार पर हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि महंगाई है, तो कीमत तो कम करनी पड़ी, लेकिन उनको हटाने की तैयारी भी कल कर ली गई राष्ट्रीय कार्य समिति में। तो वो जाहिर है उनका इस्तीफा आने वाला है। तो याद रखिए, इसी उद्देश्य से आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि आने वाले कुछ दिनों में या ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर सत्यपाल मलिक जी राजभवन की वो गद्दी छोड़कर, गवर्नर पद छोड़कर जनता के बीच आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का बड़ा भाग, ये पूरा का पूरा जो दिल्ली के चारों तरफ का भाग है, उसको झकझोरने में, उसको कहीं ना कहीं दिशा देने में सत्यपाल मलिक नाम का एक नया मसीहा किसानों के बीच में, और जाट समुदाय से है। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये जाट है तो किसान तो होगा ही, ऐसा मान के चलते हैं आमतौर पर। कहीं शहर में रह रहा है, नौकरी भी कर रहा है, तब भी उसकी 20-30 बीघा जमीन कहीं ना कहीं गांव में जरूर होगी, क्योंकि किसानी और जमीन से जाट का बस शरीर और आत्मा का रिश्ता है। तो जाट समुदाय से है सत्यपाल मलिक, और उन्होंने डंका बजा दिया है। देखते रहिए, बहुत गौर से देखते रहिए। वो नाम जो अभी आज सरकार के दबाव के वजह से 10वें, 12वें, 15वें पेज पर आने वाला आता है, वो पहले पेज पर आने वाला है आपके अखबारों में। ये आपको सचेत करना चाहता हूं। मैं उनका पुराना मित्र हूं, मैं उनको जानता हूं, उनकी कार्यप्रणाली को जानता हूं, और मेरे जीवन काल में ये उन्होंने 3रा विद्रोह किया है। 77 में चौधरी चरण सिंह से विद्रोह किया था, क्योंकि उन्होंने 5 दलों को मिलाकर के 5 हेडेड मॉन्स्टर नाम की जो ब्रह्मदत्त जी की किताब थी, उसके विमोचन समारोह में मौजूद थे। वो उन्होंने वहां चेतावनी दी थी जो सही निकली। 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी
जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ विद्रोह किया, वहां वो वीपी सिंह के साथ खड़े हुए और देश ने वीपी सिंह का साथ दिया, और आज फिर देश भी उसी चौराहे पर खड़ा है। और मुझे लगता है कि नौजवानों को, छात्र नेताओं को, पुराने और वो तमाम लोग जो सच बोलने से नहीं डरते, उन सब के लिए अब एक नया रास्ता खुलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे जो समझ में आता है वर्तमान राजनीति में, समसामयिक राजनीति में, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज भी मैंने अपने विचार आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन और ये 2021 वर्ष का जब अंत होगा, तब तक ये मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर पूरी तरह छा जाएगा। सत्ता से जुड़े हैं सतपाल मलिक, बहुत सारे राज उनके सीने में हैं, जो राज वो बता नहीं सकते शपथ के कारण, संभवतः उनको तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, इसका मुझे यकीन है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।